जैसा कि कल आपको बताया गया था, विलोपन मेथड से लैंग्वेज आधारित प्रश्नों को किस तरीके से हल करते हैं, उसी क्रम में जस्ट आगे आज आपको थोड़ी सा एक काम करना है, पेन और कॉपी लेकर के बैठना है, क्योंकि आज नया मेथड वज्र गुणनखंड विधि आपको पढ़ाया जाएगा। वज्र गुणनखंड विधि से किस तरीके से समीकरण को सॉल्व किया जाता है, किस तरीके से हल करते हैं और ये कितनी महत्वपूर्ण है, इसको थोड़ी सा नोट करते जाइएगा। देखिए, इसका एक जो फॉर्मूला होता है वज्र गुणनखंड मेथड का, वो क्या होता है, वो होता है x अपान b1c2 माइनस b2c1। ये लिखते जाना है आपको अपनी कॉपी में, इज इक्वल y अपान a2c1 माइनस a1c2 इज इक्वल 1 अपान a1b2 माइनस a2b1। ये जो है अपना वज्र गुणनखंड विधि का फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले में जो अपना समीकरण है उसके मानों को किस तरीके से इसमें पुट करके और इसको सॉल्व करना होता है, पहले आपको सॉल्व देखना है। आज अभी आपकी प्रश्नावली के कोई सवाल नहीं बताए जाएंगे, अब आपको ये बताया जाएगा कि वज्र गुणनखंड विधि का जो सूत्र होता है उस सूत्र से किस तरीके से समीकरण को हल किया जाता है। चलिए लिखिए, एक समीकरण है 2x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल 0 और दूसरा दिया हुआ है 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल 0। ये आपको नोट करना है और मेरे साथ साथ हल करते चलना है। देखिए, सबसे पहले हमने इसको मान लिया समीकरण 1 और इसको मान लिया समीकरण 2। ये आपकी प्रश्नावली से संबंधित सवाल नहीं है, ये अभी हम ये बता रहे हैं कि इस विधि में जो आपका जो समीकरण है उसको किस तरीके से इस विधि से हल करना है। अभी केवल हल करना सीखना है, इसके बाद आपकी प्रश्नावली के सवाल बताए जाएंगे। तो देखिए, ये जो समीकरण 1 है तो हम यहाँ से लिख लेते हैं समीकरण 1। समीकरण 1 की जो समीकरण 1 है इसकी तुलना करानी पड़ती है। क्यों करानी पड़ती है? क्योंकि देखिए, जो फॉर्मूला है उसमें हमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 इन सब के मान चाहिए कि इनके मान क्या हैं। तो इनके मान हम जब इससे a1 और b1 c1 c2 की कंपेयर समीकरणों से करा देंगे तो हमें इनके मान पता चल जाएंगे। तो देखिए, समीकरण 1 की कंपेयर करानी है आपको, a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल 0 से। नोट करते जाइएगा सब लोग। इसमें लिखा है a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल 0 से। तो देखिए, जब हम इससे समीकरण 1 की कंपेयर कराएंगे तो समीकरण 1 अपना दिया हुआ है 2x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल 0। तो देखिए, हम देखते हैं यहाँ पर x का गुणांक जो a1 है, तो यहाँ पर जो x का गुणांक है वो a1 का मान हो जाएगा। तो यहाँ पर x का गुणांक 2 है तो a1 जो है a1 का मान अपना हो गया है 2। और यहाँ पर y के गुणांक में b1 है तो यहाँ y के गुणांक में देखना है 1 है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 माना जाता है। तो b1 की जो वैल्यू है वो आ गई है 1। और जो c1 है तो c1 का मान कितना है यहाँ पर -5। c1 इज इक्वल -5। देखो, हमने जब इसकी कंपेयर कराई है तो कंपेयर कराने से हमें पता चला है कि a1 x के गुणांक में यहाँ a1 की जगह 2 है और y के गुणांक में b1 की जगह 1 है और c1 का मान जो है वो -5 है। अब इसी प्रकार से समीकरण 2 की कंपेयर करा लेनी है। समीकरण 2 की a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल 0 से तुलना करने पर, देखो मैंने ऊपर वाले में लिख नहीं पाया, आपको नोट कर लेना है यहाँ पर तुलना करने पर। क्या करने पर? तुलना करने पर। तो अब जब हम इसकी तुलना करेंगे समीकरण 2 की इससे, तो समीकरण 2 अपना क्या है 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल 0। तो देखिए, अब ये देखना है x का गुणांक a2 है तो x के गुणांक में a2 की जगह पर क्या दिया हुआ है 3। तो a2 इज इक्वल 3 कोमा y के गुणांक में यहाँ 2 है और यहाँ y के गुणांक में b2, तो b2 का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा अपना 2। और यहाँ c2 का जो मान है वो -8 है तो c2 इज इक्वल -8। देखो, अब
सब मान प्राप्त हो चुके हैं, A2 का भी, B2 का भी, C2 का भी और यहाँ A1 का, B1 का, C1 का। तो इसको सीधे सीधे इसमें पुट कर देना है तो आपका जो समीकरण है वो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन जो आपकी प्रश्नावली पूछ रही है अभी उसको बताया जाएगा कि उसमें किस तरीके से सवालों को हल करना है। देखो अब इसको जो सूत्र है वो आपको वापस फिर से लिख लेना है, x अपान B1 C2 माइनस के B2 C1 इज इक्वल y अपान A2 C1 माइनस A1 C2 इज इक्वल 1 अपान A1 B2 माइनस के A2 B1। देखो ये सब सूत्र आपको हर जगह लिखना है, बार बार लिखना है जिससे ये कंप्लीट हो जाए। इसके बाद देखिए अब किस तरीके से इसकी वैल्यू रखनी है, तो ये हो जाएगा x अपॉन, मैं यहाँ से बताता हूँ, यहाँ आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। देखो समझते जाना है थोड़ा सा। x तो यहाँ लिख लिया है x अपॉन B1 C2, तो देखो यहाँ पर B1 का मान कितना है 1, इसके बाद इंटू C2, तो C2 का मान देखना है, C2 का मान है -8, तो यहाँ पर लिख देना है -8 और इसको ब्रैकेट के अंदर कर देना है बंद। फिर देखो माइनस का चिन्ह लगा था तो वापस माइनस का चिन्ह लगा देना है। इसके बाद B2 C1, तो B2 का मान कितना है 2, तो ब्रैकेट के अंदर यहाँ कर लेना है 2 और इंटू के बाद C1 का मान कितना है -5, तो इंटू -5। इस तरीके से आपको तीनों के मान पुट कर लेने हैं। देखिए ये दिया हुआ y अपान A2 C1, तो यहाँ पर देखना है A2 और C1, तो देखो ये हो जाएगा y अपान A2 का मान कितना है 3 इंटू C1 का मान है -5, तो यहाँ -5 आ जाएगा। इसको ब्रैकेट के अंदर बंद करके माइनस का चिन्ह लगा देना है, चूंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है। A1 का मान है 2 और C2 का मान क्या है -8, तो ये हो जाएगा 2 इंटू -8, इसको भी बंद कर लेना है। इज इक्वल 1 अपॉन, देखो 1 के अपॉन में क्या जाएगा A1 और B2 यानी 2 और 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2, ये भी ब्रैकेट के अंदर माइनस। अब इसके बाद आएगा A2 B1, तो देखिए A2 का मान कितना दिया हुआ है, A2 का मान है 3 और B1 का मान है 1, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1। थोड़ा सा ध्यान से समझना है आपको। देखो अब कोई कठिन प्रोसेस नहीं है, बड़े आराम से चिन्हों का ध्यान रखते हुए हल करना है। ये हो जाएगा x अपॉन -8 बन जा -8 हो जाएगा और ये माइनस लगा हुआ है तो इसको ज्यों का त्यों आपको लगा देना है और ये हो जाएगा -5 2 जा 10, तो यहाँ आ जाएगा -10 इज इक्वल y अपॉन 5 3 जा 15 होता है, तो ये हो जाएगा -15। हाँ देखना है, ध्यान से लिखते जाना है। यहाँ आ जाएगा -8 2 जा 16, तो -16 हो जाएगा इज इक्वल 1 अपॉन 2 2 जा 4 होता है और माइनस के 3 1 जा 3 होता है। हो गया इतना। अब इसके बाद देखिए क्या करना है, इसके बाद ये हो जाएगा x अपॉन -8 और माइनस का जब गुणा होगा तो ये हो जाएगा +10 इज इक्वल y अपॉन -15 और माइनस हो जाएगा +16 इज इक्वल 1 अपॉन 4 - 3 1। 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 1। अब देखिए इसको फिर से हल करना है उसी क्रम में आगे। ये 8 है जो ये माइनस का है और 10 जो है वो प्लस का है, तो 10 में से 8 जाएगा तो ये बचेगा 2 प्लस का, क्योंकि प्लस की वैल्यू जो है वो ज़्यादा है। इज इक्वल y अपॉन, देखिए यहाँ पर 16 लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा है 15 माइनस के, तो 16 में से 15 जाएगा तो ये बचेगा 1 वो भी प्लस का और ये हो जाएगा इज इक्वल 1 अपॉन 1। देखो अब यहाँ पर क्या करना है, जो अपना 1 अपॉन 1 यानी कि थर्ड पार्ट का जो मान आया है उसको x वाले मान से और y वाले मान से कंपेयर कर देनी है, बराबर कर देना है। देखो तो ये हो जाएगा अपना x अपॉन 2 इज इक्वल 1 अपॉन 1। इसकी कंपेयर पहले हमें इससे कराना, फिर इसकी भी इसी से करा देनी है, तो ये हो जाएगा, इससे x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी 3x गुणा करके। x का 1 में होगा तो x इज इक्वल 2 1 जा 2, यानी x की वैल्यू है जो वो 2 आ गई है अपनी। और इसके बाद जो y का कंपेयर फिर से कराना है उसी के साथ, तो ये हो जाएगा y अपॉन 1 इज इक्वल 1 अपॉन 1। देखो कैसे होगा, कैंची गुणा करा करके y बन जा y और 1 बन जा 1, यानी y की वैल्यू जो है वो 1 आ गई है और x की वैल्यू जो है वो 2 आ गई है। तो देखो कितना सरल है बीजगणित विधि से समीकरण को हल करना। अब देखिए प्रश्नावली के अपने सवाल।
देखो अब मैंने क्या है प्रश्नावली 3.5, अब आपकी प्रश्नावली का जो पहला क्वेश्चन है वो मैंने नोट किया हुआ है यहाँ पर। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है कि अद्वितीय हल की स्थिति में बज्र गुणनखंड विधि से मान ज्ञात कीजिए। तो ये जो अद्वितीय हल की स्थिति है ये क्या है, इसमें कुछ सवाल ऐसे दिए हुए हैं कि जिनमें बज्र गुणनखंड विधि अप्लाई नहीं होगी क्योंकि उनके अद्वितीय हल नहीं आते हैं। जब अद्वितीय हल आएंगे तभी आपको बज्र गुणनखंड विधि से उसको हल करना है। तो पहले ये पता करना है कि अद्वितीय हल हैं या नहीं है। अगर अद्वितीय हल हैं तो उसमें बज्र गुणनखंड विधि लगानी है, अगर नहीं है तो उसको वहीं तक हल करके छोड़ देना है। देखो पहला सवाल, पहले नंबर का पहला है x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल 0, 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल 0। तो इसको मान लेना है समीकरण 1 इक्वेशन फर्स्ट और इसको मान लेना है इक्वेशन सेकंड समीकरण 2। तो देखिए समीकरण 1 से समीकरण 1 की x माइनस a1x माइनस वो प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल 0 से कंपेयर कर देनी है। क्या कर देनी है? तुलना करने पर अब देखिए इससे इसकी तुलना करनी है, समीकरण 1 की इससे क्या कर देनी है? तुलना। तो समीकरण 1 था अपना x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल 0। तो अब इसकी जब हम तुलना करेंगे तो देखिए x का गुणांक a1, तो यहाँ पर x का गुणांक जो है वो 1 होगा क्योंकि कुछ नहीं है। तो a1 इज इक्वल 1, यानी a1 का मान 1 कोमा y का गुणांक b1, तो यहाँ देखना y का गुणांक माइनस 3, ये हो जाएगा b1 इज इक्वल माइनस 3, b1 की वैल्यू जो है वो माइनस 3 है और c1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? माइनस 3, तो ये हो जाएगा c1 इज इक्वल माइनस 3। अब देखिए तीनों के मान निकल आए हैं, a1 का, b1 का और c1 का। अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद आपको समीकरण 2 की कंपेयर करानी है। तो समीकरण 2 की a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल 0 से कंपेयर करा देनी है तुलना करने पर। अब देखिए जब इसकी तुलना हम करेंगे तो आपको समीकरण नोट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल 0। अब देखिए x का गुणांक a2, यहाँ पर x का गुणांक 3, तो ये हो जाएगा a2 की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 3 कोमा b2 की वैल्यू है माइनस 9, देखते चलना है आपको, b2 इज इक्वल माइनस 9 और जो c2 है c2 की वैल्यू है माइनस 2, तो c2 इज इक्वल माइनस 2। अब देखिए चूंकि अद्वितीय हल प्राप्त करने के लिए हमें तीनों के मान अपॉन में रख करके कंपेयर करानी होती है। अगर तीनों के मान डिफरेंट आते हैं तो उसके अद्वितीय हल होंगे, उसमें आगे बज्र गुणनखंड मेथड लगाना पड़ेगा। और अगर उनके तीनों के मान अपॉन में रखने पर इज इक्वल बराबर आते हैं तो उसका अद्वितीय हल नहीं होता है, उसमें बज्र गुणनखंड मेथड अप्लाई नहीं होगा। ये सवाल बोल रहा है आपका। तो देखिए चूंकि a1 अपॉन a2 इज इक्वल b1 अपॉन b2 इज इक्वल c1 अपॉन c2, मैंने तीनों को अपॉन में करके इज इक्वल बराबर कर दिया है। अगर तीनों के मान आपस में बराबर आते हैं तो इसके कोई अद्वितीय हल नहीं होंगे, तो इसमें बज्र गुणनखंड विधि नहीं लगेगी। और अगर इनके तीनों के मान आपस में बराबर नहीं आते हैं या दो के भी आपस में बराबर नहीं आते हैं तो उनको बज्र गुणनखंड मेथड से आगे सॉल्व कर देना है। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा a1 अपॉन a2, तो a1 का मान देखना है 1, तो 1 और a2 का मान कितना है 3, तो 1 अपॉन 3 इज इक्वल b1 की वैल्यू देखनी है माइनस 3 अपॉन b2 की वैल्यू है माइनस 9 इज इक्वल c1 का मान कितना है माइनस 3, c2 का मान माइनस 2। देखो अब इसमें क्या है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, ये हो जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ गया अपना 1 अपॉन 3 इज इक्वल
1/3 इज इक्वल नॉट यानी कि बराबर नहीं है 3/2। अब देखिए इसमें जो है 1/3 इज इक्वल 1/3 यानी दो पक्षों के मान जो है दोनों के आपस में बराबर आ गए हैं और इसका मान बराबर नहीं आया है। तो देखिए मैंने कहा था कि जब दो पक्ष या दो से अधिक पक्षों का मान बराबर आ जाए तो उसके अद्वितीय हल जो है वो नहीं होते हैं, और अगर तीनों के बराबर नहीं आते तो इसके अद्वितीय हल होते हैं। तो इसको फिर हमें आगे बज्र गुणनखंड मेथड से सॉल्व करना है, अन्यथा आपको यहीं से पता कर लेना है कि इन तीनों की वैल्यू जो है वो आपस में बराबर आ रही है कि नहीं आ रही है। तो देखिए यहाँ पर 2 की वैल्यू आपस में बराबर आई है। अगर ये 2 की वैल्यू आपस में बराबर नहीं आती, तीनों की वैल्यू आपस में डिफरेंट होती, तो इसमें बज्र गुणनखंड विधि अप्लाई करते नहीं। तो ये यहीं तक है। यहाँ आप एक लाइन लिख सकते हैं कि इसके अद्वितीय हल नहीं होंगे। देखिए इसी क्रम में अब अगला सवाल क्या है, देखिए उसी का जो अगला सवाल है वो मैंने लिखा हुआ है पहले का जो है चौथा नंबर लिखा हुआ है। चौथा क्यों लिखा हुआ है, दूसरा और तीसरा सवाल आपको लगाना है, क्योंकि जो दूसरा सवाल है वो जो मैं इससे पहले बता चुका हूँ, एग्जाम्पल के रूप में बताया था, उससे पूरा मैच करता है, तो वो आपको कर लेना है। और जो तीसरा सवाल है वो जो अभी मैंने पहले सवाल बताया हुआ उससे मिलता जुलता है, तो उसको भी आपको कर लेना है। देखिए मैं चौथा बता रहा हूँ और चौथा भी दूसरे से मिल जाएगा, तो कुछ इसकी हेल्प से भी आप कर सकते हैं। देखो चौथे में क्या है, एक समीकरण दिया हुआ है x - 3y - 7 इज इक्वल 0 और दूसरा दिया हुआ 3x - 3y - 15 इज इक्वल 0। तो इसको समीकरण 1, सेम उसी तरह इसको समीकरण 2। अब क्या लिखना है, समीकरण 1 की a1x प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल 0 से तुलना कराने पर, देखो इसकी जो तुलना है समीकरण 1 की वो इससे करा देनी है a1x प्लस के b1x माइनस c1 से इज इक्वल 0। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर x - 3y - 7 इज इक्वल 0। ये अपना समीकरण जो है फर्स्ट दिया हुआ है, इसके हम कंपेयर कराते हैं। तो देखिए x का जो गुणांक है वो कितना दिया हुआ है, a1 दिया हुआ है। देखिए आप देखते चलिए इसको, तो यहाँ पर x का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 माना जाता है, तो a1 का मान आ जाएगा 1, और x का गुणांक यहाँ पर b1 है, तो यहाँ पर देखिए तो सॉरी यहाँ y आएगा, x नहीं आएगा, मैंने x लिख दिया, x दो जगह नहीं आएगा, यहाँ पर y आएगा। तो y का गुणांक b1, तो यहाँ देखना है y का गुणांक है -3, तो b1 का मान जो है वो हो जाएगा b1 इज इक्वल -3 कॉमा c1 की वैल्यू जो है वो -7 हो जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा c1 इज इक्वल -7। देखो तीनों की कंपेयर कराने पर इनकी हमने आपस में कंपेयर कराई, तो a1 का मान 1 आया है, b1 का मान -3 आया है और c1 का मान -7 आया है। अब इसके बाद समीकरण जो दूसरा दिया है, समीकरण 2 की a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल 0 से तुलना करा देनी है। क्या करा देनी है, तुलना कराने पर कंपेयर कर देनी है आपको। तो देखिए जो अपना समीकरण 2 है उसको लिखना है। समीकरण 2 क्या लिखा हुआ है, 3x - 3y - 15 इज इक्वल 0। अब देखिए इसकी हम कंपेयर करा देते हैं। x का जो गुणांक है a2, तो x का गुणांक यहाँ पर 3, तो a2 की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 3 कॉमा y का गुणांक b2, y का गुणांक यहाँ पर है -3, तो b2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b2 इज इक्वल -3। अब यहाँ पर c2 की वैल्यू कितनी है -15, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉमा लगा के c2 इज इक्वल -15। अब देखिए अब इसके बाद क्या करना है, ये सवाल है इसमें ये चेक करना है कि इसके अद्वितीय हल होंगे कि नहीं होंगे। तो इसके लिए इनके वो दोनों को आपस में अपॉन में रख करके और उनको आपस में इज इक्वल कर देना है, बराबर कर देना है। तो देखिए कितना हो जाएगा, चूंकि a1 अपॉन a2 इज इक्वल b1 अपॉन b2 इज इक्वल c1 अपॉन c2। देखो ये प्रोसेस क्यों है, क्योंकि वो कह रहा है कि चेक करके आपको आगे बढ़ना है। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि तीनों के मान अगर आपस में बराबर आते हैं तब तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, और अगर तीनों के मान आपस में बराबर नहीं आते हैं तब आपको इस सूत्र की जरूरत पड़ेगी, तो फिर इसको आगे हल करना होगा। तो देखो यहाँ से मैं बता रहा हूँ, ये हो जाएगा a1 अपॉन a2, यानी a1 का मान कितना है 1 अपॉन a2 का मान कितना है 3।
तो 1/3 इज इक्वल b1 की वैल्यू है -3 अपॉन b2 की वैल्यू भी कितनी है -3 इज इक्वल c1 का मान कितना है -7 अपॉन c2 की वैल्यू है -15, तो ये आ गया -15। अब देखिए यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा अपना 3 से 3 डिवाइड होगा, 1 बार हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/3 इज इक्वल 1 इज इक्वल 7/15। देखिए ये एक्चुअल में तीनों आपस में बराबर नहीं है, इसलिए इसके जो है वो अद्वितीय हल की स्थिति में ये जो कंडीशन है ये अद्वितीय हल की स्थिति है, तो इसमें अब हम क्या लगाएंगे अपना ये वाला सूत्र, तो ये बीजगणित विधि से आगे सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर स्पेस कम है थोड़ी सा, तो मैं यहाँ से आपको बताना स्टार्ट कर देता हूँ, आप ये नोट कर लीजिए, इसको क्लीन करके मैं यहाँ से दोबारा लगाऊंगा। हाँ देखो एक बार फिर से सवाल वो सूत्र जो दिया हुआ फॉर्मूला उसको लिख लेते हैं, इसको बार बार लिखना है अपनी कॉपी में जिससे ये याद हो जाए। तो ये है अपना x/b1c2 माइनस b2 इंटू c1 इज इक्वल y/a2c1 माइनस के a1c2 इज इक्वल 1/a1b2 माइनस के a2b1। अब देखिए यहाँ पर जो वैल्यू हमें पुट करनी है वो ये वाली वैल्यु पुट नहीं करेंगे हम, जो वैल्यू रियल वैल्यू आई थी उनकी वास्तविक वैल्यू थी वही हमको यहाँ पर क्या करनी है पुट करनी है। तो देखिए x/b1, तो देखो ये था जो वो a1 का मान था, ये था जो वो a2 का था, और ये b1 का था, और ये किसका था b2 का, ये c1 का था, और ये किसका था c2 का। तो देखो उसको देखते जाना है थोड़ी सा ध्यान से। b1 कितना है अपना -3 था, तो यहाँ पर हो जाएगा -3 इंटू c2 का मान कितना था -15, तो ये हो जाएगा -15, इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर देना, माइनस है तो माइनस लगा देना है। इसके बाद b2 की वैल्यू देखना है, b2 की वैल्यू है -3, तो ये हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर -3 इंटू c1 की वैल्यू है -7, तो यहाँ पर आ जाएगा इंटू करके -7, इसको भी ब्रैकेट में बंद कर देना है, एक इक्वल का चिन्ह लगा करके y अपॉन, अब y के बाद देखना है y बटे a2 की वैल्यू है 3 इंटू c1 की वैल्यू जो है वो है -7, तो यहाँ -7 ब्रैकेट के अंदर बंद, ये माइनस का चिन्ह लगा देना है। a1 की वैल्यू है -1, c2 की वैल्यू है -15 इंटू -15, इसको भी ब्रैकेट के अंदर बंद करके आगे बढ़ चलना है। 1/a1 कितना दिया हुआ है 1 इंटू b2 की वैल्यू -3 ब्रैकेट के अंदर बंद माइनस a2 क्या है अपना 3 इंटू b1 का मान -3। देखो ये वैल्यू पुट कर ली है, एक बार फिर से आप चेक कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मिला लेना अपनी कॉपी में। और इसके बाद देखो इसको आगे किस क्रम में बढ़ाना है, x/15 3 या 75 होता है, 45 होता है, 15 3 45, तो ये हो जाएगा माइनस तो ये प्लस 45, और ये माइनस का चिन्ह ये वापस आ जाएगा अपना, यहाँ पर हो जाएगा माइनस प्लस 7 3 या 21 होता है, तो ये आ गया अपना 21। तो आप ब्रैकेट हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चिन्ह है ही नहीं, यहाँ पर माइनस का आ जाएगा, और ये इक्वल y अपॉन, यहाँ पर देखना माइनस का चिन्ह आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर प्लस था, तो माइनस प्लस माइनस होता है, 7 3 या 21 होता है। इसके बाद आ जाएगा माइनस, और 15 1 जा 15 हो जाएगा, तो इसमें देखिए यहाँ पर 15 ही लिख के रखना है क्योंकि यहाँ चिन्ह है, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दिया है। इज इक्वल 1/3 1 जा 3 होता है, तो माइनस की वैल्यू आएगी क्योंकि 1 है जो वो प्लस का है, 3 जो है वो माइनस का है। इसके बाद क्या है, इसको ब्रैकेट के अंदर बंद करके माइनस का चिन्ह लगा के 3 3 या 9 होता है, ये हो जाएगा -9। इतना कर लिया सबने, करते चलिएगा थोड़ी सा। और इसके बाद देखना है यहाँ पर x/45 में से -21, तो देखिए 5 में से जब बन जाएगा तो यहाँ पर 4 बचेगा, और 4 में से 2 जाएगा तो 2, तो x/24 इज इक्वल y अपॉन -21, और माइनस से माइनस टकराएगा तो प्लस हो जाएगा 15 इज इक्वल 1/3 माइनस है जो वो +9। देखो अब मैं यहाँ से बता देता हूँ आपको, ये कितना है x/24 इज इक्वल y अपॉन, यहाँ पर 21 है वो माइनस का है, 15 है वो प्लस का है, तो देखिए 11 है, 11 में से जो 15 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा
6 और इसके बाद जो ये यहाँ से 1 निकल गई है तो ओनली 6 बचेगा, माइनस की संख्या ज्यादा है तो यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। इज इक्वल 1/3 जो है वो माइनस का है और 9 जो है वो प्लस का है, तो 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 1/6, वो भी प्लस की, क्योंकि प्लस की वैल्यू ज्यादा है। आपका सेम वही क्या करना है, इसकी कंपेयर इससे और इसकी भी कंपेयर इससे करा देनी है। तो देखिए ये हो जाएगा x/24 इज इक्वल 1/6। क्यों किया ऐसा, क्योंकि हमें x की वैल्यू प्राप्त करनी है, फाइंड देन x वैल्यू। तो ये हो जाएगा अपना 6x इज इक्वल 24, तो x इज इक्वल 24/6। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इंटू में है तो ये कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 6 4 जा 24 होता है, तो x की वैल्यू जो है वो 4 आ गई है। देखो नोट कर लीजिएगा, x की वैल्यू क्या आ गई है 4। अब यहाँ पर y की कंपेयर भी उसी से करा देनी है, तो y/-6 इज इक्वल 1/6। ये गुणा कराएंगे जिसको हम कैंची गुणा बोलते हैं, तो ये हो जाएगा अपना 6y इज इक्वल -6, तो y इज इक्वल -6/6, 6 बन जा 6, y की वैल्यू जो है वो -1 आ गई है अपनी, कितनी आ गई है, -1, और x की वैल्यू जो है वो आ गई थी 4।